स्टूडेंट दोबारा एक नए चैप्टर के साथ अपन ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो उसके अंदर देखो ड्यूल नेचर का मतलब है दो नेचर। लाइट की दो नेचर होती हैं, एक वेव नेचर अपन ने पढ़ ली थी और दूसरी अपन ने क्या है पार्टिकल नेचर अपन यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो वहाँ पे अपन ने देखा था कि वेव नेचर से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वो सारे जो फिनोमेना थे वो सारे किससे एक्सप्लेन हो रहे थे, वेव नेचर से। जो हाइजेन ने जो प्रिंसिपल दिया था हाइगेंस ने, तो उसके द्वारा वो सारी चीज़ें क्या हो रही थी, एक्सप्लेन हो रही थी। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, रमन इफेक्ट है, क्रॉम्पटन इफेक्ट है, जीमोन इफेक्ट है, ये सारे के इफेक्ट हैं वो अपने यहाँ पे क्या है वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। इसके लिए क्या है मैक्स प्लांक थ्योरी काम में ली जाती है। उसके अंदर क्या काम में लेते हैं, लाइट है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में चलता है, जिसके अंदर क्या है जो पैकेट्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं जिनको उसने क्या नाम दिया था, फोटोन या क्वांटा। और उसके अंदर जो एनर्जी बताई थी वो क्या होती है, E=hν। तो अपन इस चैप्टर के अंदर लाइट की पार्टिकल नेचर लेकर पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले आपको क्या है इलेक्ट्रॉन का इमिशन, यानी इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे होता है लाइट की प्रेजेंस में। तो उसके चार मेथड हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। किसी भी मेटल सरफेस से अपन इलेक्ट्रॉन को चार तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। कौन कौन से तरीके से, पहला है थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन के अंदर अपन क्या देखेंगे कि लाइट की बजाय अपन उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने से उसको हीट मिलेगी और हीट मिलेगी तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में यानी लोअर स्टेट से ऊपर की तरफ आएंगे एनर्जी लेकर और वो सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। तो इस फिनोमेना को अपन क्या बोलेंगे, थर्मोनिक इमिशन। तो इसके लिए अपने को क्या है उसको गर्म करना पड़ेगा, यानी उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या है आपका बाहर आ जाएगा। दूसरा अपन बात करते हैं फील्ड इमिशन की। तो फील्ड इमिशन के अंदर आपको क्या देखना है कि इसके ऊपर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अपन अप्लाई कर दें। कोई भी दो टर्मिनल है उनके बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, लगभग 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड अपन अप्लाई कर दें, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्या है आपका क्या है बाहर आने लग जाएगा। कहाँ से भी, आपके सरफेस से, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, फील्ड इमिशन। इस बात को ध्यान में रखोगे। तीसरा अपन देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के अंदर अपन क्या करेंगे, जब अपन सुटेबल लाइट जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है उसको अपन किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्या है एनर्जी लेगा और एनर्जी लेकर वो क्या है कम्स आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो बाहर आ जाएगा मेटल सरफेस से। इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और इसी जो इमिशन को, जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो रहा है किसके द्वारा, लाइट के द्वारा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। करेक्ट है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इसी के ऊपर अपना क्या है पूरा चैप्टर इसी के ऊपर रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के अंदर। लास्ट है अपना सेकेंडरी इमिशन। तो सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है कि अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि अपन क्या करेंगे कि इसके अंदर जो ज़्यादा एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टक्कर करते हैं। तो टक्कर करने के दौरान इलेक्ट्रॉन क्या है सरफेस से बाहर आ जाते हैं, जिससे क्या है उस फिनोमेना को अपन क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी इमिशन। इसके अंदर अपने को क्या है किसी भी बाहर किससे रिक्वायर नहीं होती, बस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ही एक दूसरे को कोलाइड करने के बाद में वो क्या है इलेक्ट्रॉन आपके बाहर आ जाएंगे सरफेस से। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इमिशन। थोड़ा अपना हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज ने जो ऑब्जर्वेशन की थी उसके अंदर उसने क्या देखा कि अपने एक एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या है कि जो कैथोड और एनोड के बीच में जो हाई टर्मिनल वोल्टेज लगा दी जाती है, तो उस टाइम पे कैथोड के ऊपर उसने क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेज जब उसने उसके ऊपर डाली तो वहाँ पे क्या होने लगती है, स्पोर्लिंग होने लगती है, यानी स्पार्किंग होने लगती है, यानी एक अलग से जो स्पार्किंग हो रही है। तो उस टाइम पे उसने थोड़ा सा उस पर ऑब्जर्व किया कि जैसे ही इसमें रेडिएशन डाली जाती है कैथोड के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होती है चमक सी, यानी स्पार्किंग होने लगती है। लेकिन उसका एक्सप्लेन वो नहीं कर पाया। फिर दोबारा उसको थोड़ा सा यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शुरुआत हो गई है, कहने का मतलब ये। फिर हेल्वर्क और लेनार्ड ने क्या किया, उसके ऊपर थोड़ा सा और काम किया। उन्होंने क्या किया कि एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर, बैटरी लगाकर यहाँ पे उसने क्या कर दिया भाई, कैथोड और एनोड के बीच में एक सर्किट कंप्लीट कर दिया। एक ग्लास ट्यूब ले रखी है और इसके अंदर जैसे ही वो क्या कर रहे हैं अल्ट्रावायलेट रे डाल रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या है कि सर्किट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर निकल कर यहाँ तक पहुँच रहे हैं और यहाँ पे क्या है एक माइक्रो एम्पियर में
जो माइक्रो एम्पियर की जो रेंज की जो यहाँ पे करंट यहाँ पे सर्किट में क्या है फ्लो होने लगती है। तो उसने देखा कि जैसे अपन यहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट रे डाल रहे हैं तो उस टाइम पे सर्किट में करंट का फ्लो होने लगता है। जैसे ही करंट यहाँ से ये रे बंद कर देंगे तो वहाँ पे करंट का फ्लो भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके अलावा उसने क्या देखा कि जिंक लगा करके ये जो कैथोड प्लेट थी इसको जो इलेक्ट्रोस्कोप से इसको क्या कर दिया, वही चार्ज कर दिया। जैसे ही अपन इसके ऊपर देखो अल्ट्रावायलेट रे डालेंगे तो उस टाइम पे ये सपोज करो न्यूट्रल है, तो उस टाइम पे ये क्या हो रही है कि इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलकर कहाँ पहुँच रहे हैं, भाई एनोड के ऊपर पहुँच रहे हैं। तो उस टाइम पे इसकी जो नेचर है वो लगातार इससे सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी कैथोड जो प्लेट थी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो गई थी। तो उसके बाद में उसने एनालिसिस करके बताया कि ये जो पार्टिकल्स जो बाहर निकल रहे थे, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, वो कौन थे, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस एनोड के ऊपर पहुंच रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रही थी, भाई करंट का क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था। तो इसको यहाँ पे माइक्रो एम्पियर के अंदर अपन ने ऑब्जर्व किया था। तो ये जो फिनोमेना है यही आपका क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसको अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं आप बड़े तरीके से। ओके, अपना टॉपिक है बड़ा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके अंदर देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसके वो समझने के लिए सबसे पहले अपन देखो एक एक्सपेरिमेंट से आपको समझाने से पहले, जैसे ये सपोज करो एक मेटल सरफेस है, यहाँ से अपन क्या है रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं। रेडिएशन प्रॉपर फ्रिक्वेंसी की होनी चाहिए, यानी वो प्रॉपर फ्रिक्वेंसी जिसको अपन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं, उससे नीचे जो यदि वैल्यू है तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसको रिक्वायर जो एनर्जी बाहर निकालने के लिए वो पूरी नहीं कर पा रही है, तो उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसको बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर एनर्जी है उसको अपन उसकी जो फ्रिक्वेंसी है लाइट की, तो वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो सुटेबल जो मिनिमम रिक्वायर जो फ्रिक्वेंसी है उसको अपन क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं कि एक ग्लास ट्यूब ले ली, क्वार्ट्ज ट्यूब ले ली, जिसके दोनों साइड के ऊपर अपन ने एनोड और कैथोड को क्या है फिक्स कर दिया। उसके बीच में पैरेलल में एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे माइक्रो एमीटर कनेक्ट कर दिया सीरीज में, और ये कम्यूटेटर से अपन ने इन पूरे सर्किट को क्या है कनेक्ट कर दिया। वो नीचे बैटरी, स्विच और रियोस्टेट लगाकर सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब देखो जैसे ही यहाँ से अपन क्या है एच न्यू एनर्जी के फोटोन इसके ऊपर डालेंगे, किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। तो कैथोड के ऊपर डालते ही इलेक्ट्रॉन्स का क्या है इमिशन होने लगता है, जिसको अपन ने क्या बोला था, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यानी एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये इलेक्ट्रॉन क्या है बाहर की तरफ निकलेंगे और एनोड तक पहुंचेंगे। एनोड तक पहुंचते ही यहाँ पे क्या होगा, आपका करंट का फ्लो होने लगता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस करंट को अपन क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं कहाँ से भी, कैथोड से, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। इनको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही यहाँ पे पहुँचेंगे सर्किट में क्या है करंट का फ्लो होने लगता है। ये पूरा फिनोमेना आपका क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर रहा है। अब देखो इसके ऊपर अपन अलग अलग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। क्या देखेंगे भाई, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जब तक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं है, इंटेंसिटी कितनी भी हो, कोई इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेगा। पहली बात, जब आपकी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट है उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे इंटेंसिटी की ज़्यादा रेडिएशन आपको इंसिडेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर कम्स आउट फ्रॉम द कैथोड एंड दे रीच एट द एनोड। एनोड पे पहुंचेंगे तो वहां पे करंट की वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी, क्योंकि संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी। तो उस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे माइक्रो एम्पियर जो एमीटर के अंदर आपका क्या है करंट भी क्या है बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे जो ग्राफ बनाओगे किसका भी, इंटेंसिटी का और करंट के बीच में, तो वो क्या आएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये आपका क्या है आई इंटेंसिटी मान लो, और ये क्या मान सकते हैं भाई, करंट।
तो करंट जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई, इंटेंसिटी के। और ये आपकी जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी उसी तरह से आपका क्या है कि करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, उसका रीज़न मैंने बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या है कैथोड से बाहर की तरफ निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो उतने ही क्या होंगे एनोड तक पहुंचेंगे और करंट की वैल्यू क्या है बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी अपन बढ़ाएंगे तो उस टाइम पे आपकी करंट की क्या है बढ़ जाएगी। सेकंड अपन देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ फोटो पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी पोटेंशियल का फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसके अंदर देखो भाई, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप लिख सकते हो ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान देना इधर कि अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियल, ये जो अपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया कैथोड और एनोड के बीच में, यहाँ पे अपन क्या है लाइट की आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट कर रखी है और अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो करंट की वैल्यू क्या हो रही थी, एक सूटेबल वैल्यू क्या है मिल रही थी। उसके बाद में अपन यहाँ पे क्या है कि चेक करेंगे। तो देखो जैसे अपन यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो इस तरह से देखो ग्राफ आएगा आपका यहाँ पे। देखो ये ग्राफ आपका क्या है, इधर तो क्या जाएगा करंट और इधर क्या भी आपका पोटेंशियल, इधर क्या है पोटेंशियल। अब देखो चेक करो कैसे होगा ये ग्राफ, कैसे आएगा। जैसे अपन ने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है कैथोड और एनोड के बीच में, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है ज़्यादा से ज़्यादा खींच रहा था, कौन, एनोड। ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा खींच रहा था तो करंट की वैल्यू क्या है बढ़ रही थी। यहाँ पे अपन देख रहे हैं इंटेंसिटी I1 I2 के लिए दो ग्राफ अपन ने बना लिए। इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो करंट क्या है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भाई, पहले स्विच ऑन था, ये स्विच ऑफ कर दिया, ये अपन ने क्या कर दिया भाई स्विच ऑफ कर दिया, यानी अपन ने यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया। इसका मतलब आपके यहाँ पे न तो कैथोड है और ना ही अब क्या है एनोड। ये एनोड कैथोड का झंझट खत्म। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे अपन इसके ऊपर फोटोन यानी अपन लाइट इंसिडेंट करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है। सर्किट के अंदर क्या है क्लोज सर्किट हो गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट आएगी। तो ग्राफ से अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर जीरो हो रहा है तो भी यहाँ पे करंट क्या हो रही है जीरो नहीं हो रही, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आप देख पा रहे हो। माइक्रो एम्पियर की जो रेंज की होती है माइक्रो एमीटर के अंदर वो क्या हो रही है दिख रही है आपको। इसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर, कम्यूटेटर की जो हेल्प से अपन क्या करेंगे सर्किट को क्या है कम्प्लीटली अपन क्या है अपोजिट कर देंगे, जस्ट अपोजिट। वो कैसे करेंगे, देखो अपन ने इस सर्किट को ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया भाई स्विच लगा दिया, करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर्किट को जो एनोड था वो कैथोड बन गया, कैथोड था वो क्या बन गया एनोड। तो यहाँ पे पहले सी था वो एनोड बन जाएगा भाई, राइट। और ये क्या बन गया अब सी कैथोड बन गया। क्यों, क्योंकि इसको देखो अपन ने क्या किससे जोड़ दिया भाई नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और ये इसको मैंने किससे जोड़ दिया पॉजिटिव। तो यहाँ से अब क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अपन क्या है बढ़ा रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव में ग्राफ आएगा आपका। तो करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि कैथोड पे भी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उसके बावजूद भी कोई कुछ इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर एनफ क्वांटिटी में क्या है काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो उसको कम करने के लिए अपन पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा और बढ़ाएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में। जिस पोटेंशियल के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपकी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है, उसको अपन क्या बोलेंगे कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल।
स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल के ऊपर आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी, जीरो, यहाँ पे कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। इट मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचने में क्या है, कैपेबल नहीं होगा। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू रिपल्सन, यानी ये इसे क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है। कैथोड पे भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनों का वहाँ तक पहुँचना बंद हो जाएगा। जिस पोटेंशियल पे करंट का फ्लो बंद हो जाता है, इट मीन्स आपकी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। उस पोटेंशियल को अपन क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। किससे डिनोट करेंगे अपन, वी नोट से। यहाँ पे लिख दिया मैंने वी नोट से। अब देखो इसको रोकने के लिए अपने को जो वर्क करना पड़ा, ये इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए अपन को क्या है, पोटेंशियल को जो वर्क करना पड़ा, वो वर्क किसके बराबर होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि W का जो वैल्यू आएगी, W बराबर आपने पढ़ा है फॉर्मूला QV। तो यहाँ पे Q की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन, और V की जगह क्या है, V नोट। ये बात ध्यान में रखनी है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स में जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है भाई, हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, हाफ mv² के बराबर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है कि एनर्जी के इक्वल कर दी मैंने, EV0 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, हाफ mv²। तो ये आपका क्या है कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अभी राजस्थान बोर्ड में भी आपका क्या है, क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और ये EV0 की वैल्यू आपको लिखनी है हाफ mv², राइट। तो आपको इस बात को आपको क्या करना है, विशेष ध्यान में रखना है कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल क्या है, चेंज करते ही आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा अपन में बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी अपनी फ्रीक्वेंसी के अपन क्या है, इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं लाइट की। यहाँ से अपन फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। तो अपन ने अभी पढ़ा है कि जो फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, hν के बराबर। तो यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी है, न्यू को अपन चेंज करेंगे तो E की भी क्या होगा, चेंज होगा, यानी एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ν1, ν2, ν3 तीन आपकी फ्रीक्वेंसी के अलग अलग लाइट अपन यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं। अलग अलग लाइट क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही अपन क्या है, ν1 की फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं तो उसकी एनर्जी क्या लिख रहा हूँ मैं, E1। जो E1 एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, जो अभी अपन ने पढ़ी थी, देखो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा था, हाफ mv², और वो EV0 के बराबर थी। तो V0 के ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ेगा, न्यू चेंज होगा, एनर्जी बदलेगी, एनर्जी चेंज होगी, तो V0 यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अपन क्या लिखेंगे, ν1 के लिए क्या लिखेंगे, V01। सेकंड ν2 के लिए क्या लिखोगे, V02, और ν3 के लिए क्या लिखोगे, V03। तो यहाँ पे इसका जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है, ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν1। तो तीनों के लिए आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। क्यों आएगा उसका रीज़न मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी तो आपका हाफ mv² जो एनर्जी है वो V0 भी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए आपका क्या आएगा, अलग अलग आएगा। लेकिन करंट चूंकि इंटेंसिटी अपन ने कांस्टेंट रखी है तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी, एक ही रहेगी। ये ग्राफ यहाँ से क्या है, तीन पार्ट में अलग अलग कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन करंट की वैल्यू क्या रहेगी, तीनों के लिए सेम। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी को अपन ने क्या रखा है भाई, कांस्टेंट रखा है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी आपको अलग अलग दे रखी है तो इनकी वेवलेंथ क्या उनसी क्रम में होगी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में अपन ने रिलेशन पढ़ रखा है, वो C बराबर क्या होता है, लैम्डा न्यू। तो यहाँ से न्यू बराबर अपन क्या लिखेंगे, C/λ। जिसकी रेडिएशन की न्यू ज़्यादा है तो उसका लैम्डा क्या होगा, कम होगा। तो लैम्डा का जो क्रम आ जाए आपसे तो वो आपको क्या लिखना है भाई, λ1 ज़्यादा होगा λ2 से, और सबसे जो कम होगा वो λ3 होगा। तो इस सीक्वेंस को भी आपको क्या है, ध्यान में रखना है। तो इसके लिए λ1 की वैल्यू सबसे जो सीक्वेंस में आएगी वो इस तरह से आपको क्या है, याद रखनी। ये तो आपका हो गया इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि अपन क्या है, अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं और उस टाइम पे यहाँ पे मेटल सरफेस, यानी इसके ऊपर अपन ने अलग अलग मेटल्स के ये एनोड और कैथोड ले रखे हैं। तो उनके लिए क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलने के लिए मे भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वो क्या है, एनर्जी लेकर बाहर निकल सकता है। तो अलग अलग मेटल के लिए अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो उस टाइम पे आपका जो वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी, वो थोड़ा सा देख लो एक बार। वो देखो अपन बात करें, जैसे दो मेटल ले लिए A एंड B, तो उनके लिए अपन यहाँ पे
मेटल ए ले ली और ये मेटल बी ले ली, तो इसके लिए मैं ν1 ले रहा हूँ, इसके लिए ν2 ले रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि अलग अलग मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, अलग अलग रहेगी। तो ये 4-5 पॉइंट थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो इनको आपको क्या है ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखकर क्या करना है कि अपन को क्या करना है, इसको कंप्लीट रूप से अच्छे से एनालिसिस करते हुए आपको याद रखना है। करेक्ट है, इसको आपको एक स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखो बेटा, वेव थ्योरी जो अपनी थी वो क्या कह रही थी और वो यहाँ पे कैसे फेल हो रही है, उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं और उसको आपको क्या है ध्यान में रखना है। वेव थ्योरी क्या कह रही थी कि जो लाइट की जो इंटेंसिटी है उसके ऊपर क्या है डिपेंड करता है, यानी इंटेंसिटी क्या है, एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वेव ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा था आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के ए के स्क्वायर, यहाँ तो आई इक्वल्स टू के ए स्क्वायर लिखते हैं अपन, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जिस लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी क्या है एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या है बाहर निकल जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अपन ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या है इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। ½ mv² डज नॉट डिपेंड यानी ऑन इंटेंसिटी के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि वेव थ्योरी क्या हो रही है, फेल हो रही है। दूसरी यहाँ पे क्या देखा कि जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सूटेबल होनी चाहिए, वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो आपने यहाँ पे देखा कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो कि आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दें, जब तक उसकी सूटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फ्रीक्वेंसी का वहाँ पे कोई जिक्र नहीं था। वेव ऑप्टिक्स में अपन ने देखा कि फ्रीक्वेंसी का कोई जिक्र नहीं था, इंटेंसिटी का जिक्र था। तो वहाँ पे भी ये चीज़ क्या हो रही है, फेल हो रही है। वो उसने थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी मैंने काम में लिया है यहाँ पे वर्ड क्या कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे नीचे जो लाइट है तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकेगी, या उससे ऊपर होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन क्या है बाहर निकल जाएगा। तो वहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे लाइट है, इंटेंसिटी कितनी हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। तीसरा उसने क्या बताया कि जो वेव थ्योरी है वो क्या कह रही है कि लाइट है वो क्या है थोड़ा सा टाइम लेती है, किसी भी सरफेस के ऊपर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर नहीं निकलेंगे, वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, अब्जॉर्ब करने के बाद में इलेक्ट्रॉन क्या है सरफेस से बाहर निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। जैसे ही अपन यहाँ पे लाइट डाल रहे थे और डालते ही इलेक्ट्रॉन्स क्या है तुरंत प्रभाव से यहाँ पे पहुँच रहे थे, तो उनके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन था वो बहुत कम, यानी 10⁻⁹ सेकेंड, यानी बहुत कम टाइम है। जैसे ही फोटोन यहाँ पे डालेंगे, रेडिएशन यहाँ पे डालेंगे तो रेडिएशन डालते ही यहाँ पे क्या है करंट का फ्लो होने लगता है, कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं रहता है। तो ये 3 पॉइंट क्या थे आपके, जो वेव थ्योरी है वो यहाँ पे कैसे फेल हो रही थी उसको आपको क्या है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखो अपना कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। फोटोन के बारे में अपन ने जो मैक्स प्लांक ने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी को अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपको पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट उसने क्या कहा है, देखो कि जैसे लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चल रहा है, यानी छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में मान सकते हो। उन बंडल्स को अपन क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रीट बोल सकते हैं, यानी कंटिन्यूस फ्लो नहीं हो रहा लाइट का, वो क्या हो रहा है एक टुकड़ों में हो रहा है, और वो टुकड़ों को अपन क्या बोलेंगे, फोटोन। क्या बोलेंगे भी, फोटोन। तो फोटोन किसको बोलेंगे, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स या बंडल्स विच आर कॉल्ड फोटोन या क्वांटा। करेक्ट है। तो फोटोन और क्वांटा क्या है, स्मॉल पार्टिकल, एक तरह से स्मॉल पार्टिकल। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि उसके अंदर जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो क्या होती है बेटा, एच न्यू के बराबर। E इक्वल्स टू किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा देखो मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम देखो P से अपन इंडिकेट करते हैं, P इक्वल्स टू mv होता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, m इंटू सी। करेक्ट है। तो m इंटू सी, यहाँ पे मोमेंटम को अपन किस रूप से देखेंगे वो उसको आपको देखो ध्यान में देखो। तो यहाँ पे E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर लिखते हैं। तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, mc स्क्वायर।
यहाँ से अपन क्या देखेंगे कि एम सी स्क्वायर, यानी इस सी को उठाकर अपन इसके अपोन में ले आए तो ई अपोन सी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, और इधर क्या आ जाएगा एम सी, जिसको अपन मोमेंटम पी लिख सकते हैं। तो ई को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, एच न्यू लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एच न्यू अपोन सी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, पी। यहाँ से अपन एक दूसरा फॉर्मूला भी ले सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला ले सकते हैं भाई, न्यू अपॉन सी, या सी इक्वल्स टू लेमडा न्यू होता है। तो अपन यहाँ पे देखो सी इक्वल्स टू लेमडा न्यू, ये लगाएं अपन यहाँ पे, तो एच न्यू और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेमडा न्यू। तो न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास पी आ जाएगा। तो पी इक्वल्स टू एक नया फॉर्मूला आ गया आपके पास, एच अपॉन लेमडा। तो ये उसका क्या होता है, मोमेंटम। तो यहाँ पे h क्या होता है बेटा, प्लांक कांस्टेंट। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। और ये लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। तो अपन जानते हैं वेवलेंथ क्या होती है, लाइट की सभी कलर्स की अलग अलग होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, एच अपॉन लेमडा के बराबर। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। तो रेस्ट मास क्या रखना है याद आपको, जीरो। तो तीसरा जो पॉइंट अपन बोल सकते हैं उसका जो फोर्थ जो पॉइंट बोलेंगे वो रेस्ट मास कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है। इसके अलावा अपन यहाँ पे बात करें उसकी कि वो न्यूट्रल, यानी वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड से क्या है, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, यानी वो कम्प्लीटली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। फिफ्थ पॉइंट में अपन क्या बोल सकते हैं, वो कम्प्लीटली क्या होता है भाई, न्यूट्रल। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चौथा लास्ट, और अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक फोटोन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि एक फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है E इक्वल्स टू एच न्यू, वो एक ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मिलेगी। ये नहीं कि एक फोटोन सभी इलेक्ट्रॉन का भला कर देगा, ऐसा नहीं है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, और वो एनर्जी यहाँ पे आपको जो कोलिजन होती है फोटोन और इलेक्ट्रॉन की, वो कम्प्लीटली इलास्टिक कोलिजन लेनी है। इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, जिसमें मोमेंटम और एनर्जी दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। तो इसको आपको क्या है, ध्यान में रखना है कि इसके अंदर क्या करना है कि फोटोन यहाँ पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, और उनके बीच में जो कोलिजन हो रही है वो क्या है, कम्प्लीटली इलास्टिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो फोटो इलेक्ट्रिक की जो इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन सबसे पहले आइंस्टीन ने किया था। और आइंस्टीन ने क्या कहा था कि जो लाइट की जो इंटेंस जो एनर्जी है, जो फोटॉन्स की एनर्जी है E इक्वल्स टू एच न्यू, वो दो काम कर रही है। एक तो जैसे ही अपन उसको कैथोड के ऊपर डालेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, कुछ एनर्जी उसे बाहर निकाल कर बैठाना ही उद्देश्य नहीं है अपना, उसको अगले टर्मिनल तक भी पहुँचाना है, यानी एनोड तक पहुँचाना है। तो उसके लिए उसके अंदर जो रिमेनिंग एनर्जी है वो उसे क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे अपन क्या है, जो एनर्जी कंजर्वेशन रूल से अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो E इक्वल्स टू एच न्यू, जो फोटोन की एनर्जी है वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो गई बेटा। यहाँ पे क्या देखेंगे, एक तो क्या है वर्क फंक्शन, और यहाँ पे क्या अपन दूसरी क्या देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क फंक्शन को W या फाई से लिखा था अपन ने, वो क्या लिखा था, एच न्यू नोट। यानी न्यू नोट क्या है, भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपन क्या है, कंज्यूम हो रही है। दूसरी अपन ने काइनेटिक एनर्जी लिखा था, वो क्या लिखा था भाई, हाफ mv²। तो यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं, एच न्यू एनर्जी है वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो गई, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो वर्क फंक्शन में अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि एच न्यू जो एनर्जी कंजर्वेशन रूल से लिखेंगे तो वो अपन क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे वर्क फंक्शन W प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, एच न्यू नोट प्लस हाफ mv² लिख सकते हैं। यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि आपको बोले कि वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए, किसकी भी, इलेक्ट्रॉन की। तो वो देखो कैसे निकालोगे, तो यहाँ से देखो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इक्वल्स टू हाफ mv² लिख सकते हो आप। यहाँ से क्या लिखोगे कि 2h न्यू माइनस एच न्यू नोट अपॉन m इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो v², या v इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, पूरे पे रूट लगाकर क्या लिख सकते हो, 2h न्यू माइनस न्यू नोट अपॉन m। ये वैल्यू लगा कर क्या है, उसका जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का वो अपन इजीली निकाल सकते हैं। यदि आपको वेवलेंथ दे रखी है, आपको किसकी भी,
इंसिडेंट रेडिएशन की और आपकी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो दे दे, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे जानते हो कि अपन क्या लिखेंगे, C इक्वल्स टू क्या होता है लेमडा न्यू, और न्यू इक्वल्स टू क्या लिखेंगे C अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे न्यू है वहाँ पे C अपॉन लेमडा, और न्यू नोट है वहाँ पे C अपॉन लेमडा नोट लिखेंगे। तो ये वैल्यू क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देखो 2h यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और न्यू को अपन क्या लिखेंगे भाई C अपॉन लेमडा, तो C अपॉन लेमडा माइनस C अपॉन लेमडा नोट, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, और m आपका ये बाहर मैंने नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से C भी आप क्या है कॉमन ले सकते हो, तो v इक्वल्स टू जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पे देखो कि 2hc, और यहाँ पे देखो लेमडा 1 लेमडा 2 को कॉमन ले तो लेमडा नोट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा नोट लेमडा, और अपॉन में क्या लिख सकते हो m। तो ये आपकी क्या है लेमडा की टर्म में वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड आउट हो गई है। तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोले तो इसको अपन इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें किसकी, कि यहाँ से अपन पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी टर्म में अपन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को लिखें। ये आपकी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसी इक्वेशन का अपन यूज करेंगे। इसके अलावा देखो अपन यहाँ पे बात करें कि इसको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को अपन क्या है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी टर्म में लिखें, तो उसकी टर्म में देखो कैसे आएगा, यहाँ पे अपन इसी इक्वेशन को वापस काम में ले रहा हूँ मैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इक्वल्स टू क्या लिखा था हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर अपन ने पढ़ा था किसके बराबर था भाई, ई वी नोट के बराबर था। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इक्वल्स टू ई वी नोट लिख सकते हो। यहाँ से वी नोट की जो वैल्यू लिखोगे वो एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नोट अपॉन ई, ये आप वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। तो यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, उसके अपन कंपैरिजन करें तो इसकी जो स्लोप है वो पूछ ली जाएगी आपसे एग्ज़ाम में, कंपटीशन में भी बहुत बार पूछी जाती है। तो स्लोप यहाँ से कंपेयर करें, m जो स्लोप है वो h अपॉन ई के बराबर है, आपको ये ध्यान में रखना है, h अपॉन ई के बराबर इसकी क्या है स्लोप है, और c की जो वैल्यू है वो माइनस एच न्यू नोट अपॉन ई, ये आपका c की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अपन इसके बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ आपका कैसा आएगा उसको आपको दिया है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखना है। तो ग्राफ देखो कैसे आएगा, तो ग्राफ देखो यहाँ से अपन ये जो इक्वेशन आएगी वो ग्राफ को इंडिकेट कर रही है। ये जो स्लोप आप देख रहे हो वो स्लोप किसके बराबर है इसकी, h अपॉन ई के बराबर, यानी m की जो वैल्यू है वो h अपॉन ई के बराबर है। ये जो ग्राफ आ रहा है यहाँ पे ये ओरिजिन से नहीं जाएगी लाइन, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू क्या है कुछ ना कुछ आ रही है, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो ये जो भाग दिख रहा है इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, फाई अपॉन ई, ये इस इतने से भाग को अपन क्या लिख सकते हैं फाई अपॉन ई लिख सकते हैं। फाई क्यों, क्योंकि एच न्यू नोट को अपन क्या लिख सकते हैं फाई नोट लिख सकते हैं, तो अलग से लिख सकते हो आप एच न्यू अपॉन ई, है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं एच न्यू नोट अपॉन ई। तो ये क्या है आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दी थी उसको अपन क्या है इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या है एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो आपको ये वी नोट दे देगा और आपकी वैल्यू पूछ सकता है, तो इसको इक्वेशन को काम में लेकर आप सोल्व करोगे। नेक्स्ट देखो आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इससे अपन क्या कर सकते हैं कि जितने भी लॉ हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जितने भी नियम हैं उन सभी को आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या कर रही है फॉलो कर रही है। हर चीज़ को यहाँ पे अपन देख सकते हैं। देखो सबसे पहले उसने क्या कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको, यानी वो क्या है कंप्लीट रूप से फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है, और एनर्जी क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो एच न्यू जो लाइट अपन इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो गई थी, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगी तो ही लाइट का इमिशन होगा, अदरवाइज इमिशन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है प्रूव हो रही है। दूसरी चीज़ अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कम है सपोज करो, तो उस टाइम पे ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या आएगी वो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव वैल्यू आएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है नेगेटिव, जो कि क्या है इम्पॉसिबल है। कभी
भी काइनेटिक एनर्जी क्या है वो नेगेटिव नहीं होती है। तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जी, पॉजिटिव होती है। तो ये चीज़ क्या है, पॉसिबल नहीं है कि न्यू की वैल्यू है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन का बाहर आना संभव नहीं है, वो कभी भी बाहर नहीं आएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। न्यू की वैल्यू आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या इससे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अपन लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी जब फ्रीक्वेंसी के बराबर है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसके अंदर है और उस टाइम पे इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यदि अपन इंटेंसिटी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी नहीं है, इंटेंसिटी कितने भी कर दें तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वहाँ पे जनरेट नहीं होता है। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है जब तक कि आपकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी लाइट की नहीं है। उसके बाद में यदि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो करंट की वैल्यू भी क्या है, लगातार बढ़ रही थी। तीसरा अपन यहाँ पे क्या देख रहे थे कि इसके अंदर जो एच न्यू जो एनर्जी डालेंगे तो उसके दो चीज़ों में कन्वर्ट हो रही है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसका रिमेनिंग पार्ट है जो कि तुरंत वहाँ से क्या है दूसरे टर्मिनल तक पहुँचा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं लग रहा, कोई भी समय नहीं लग रहा। जैसे ही इंसिडेंट करेंगे वैसे ही वहाँ पे रेडिएशन क्या है पहुँच जाएगी। तो इसको आपको क्या है विशेषकर ध्यान में रखना है कि टाइम ड्यूरेशन वहाँ पे बिल्कुल नहीं लग रहा था। अपना बड़ा वेव नेचर ऑफ मैटर। तो इसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि लाइट की ड्यूल नेचर होती है। एक तो उसके बारे में थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं कि लाइट को कुछ जगह तो वेव नेचर से, जैसे इंटरफेरेंस है, आपकी डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये सारे फिनोमेना किससे एक्सप्लेन किए थे अपन ने, वेव नेचर ऑफ लाइट से। अब कुछ जो फिनोमेना जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, रमन इफेक्ट है, क्रॉम्पटन इफेक्ट है, ये सारे इफेक्ट हैं वो बड़ी क्लास में आप स्टडी करोगे। यहाँ पे आपके 12th में सिर्फ और सिर्फ क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसकी अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, इन सभी इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट की कौन सी नेचर ली जाती है काम में, वो है पार्टिकल नेचर। करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे दोनों ही नेचर अपन लाइट की लिखते हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। इसी तरह से अपन लाइट को अपन क्या बोल सकते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट की क्या होती है, दो नेचर होती है, लाइट की वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। दोनों से ही अपन यहाँ पे क्या है सारे एक्सप्लेनेशन जो सिर्फ फिनोमेना वो सारे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं, डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जो मूविंग जो पार्टिकल है, जो मैटर जो वेव होती है, वो जैसे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, वो मूविंग पोजीशन पे है तो वो अपने साथ एक वेव एसोसिएट रखता है। तो उस वेव को जहाँ पे पार्टिकल होता है वहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और उसके बाद में ये एम्पलीट्यूड क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो उसने क्या बताया कि जो मूविंग पार्टिकल यानी मैटर वेव जो होती है, जो मूविंग पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो ऑर्बिटल के चारों तरफ मूव कर रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं तो अपने साथ एक वेव एसोसिएट रखते हैं। ठीक है। तो वो डी ब्रोगली ने ऐसे क्या है इमेजिन किया और उसको वेवलेंथ उनके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन दी। और वो इक्वेशन क्या है, देखो E= जो फोटोन होता है उसकी एनर्जी किसके बराबर होती है, E=h न्यू, और E= अपन क्या लिखते हैं, mc²। करेक्ट है। तो E=h न्यू और E=mc²। तो चूँकि दोनों ही क्या है एनर्जी है तो अपन यहाँ पे h न्यू =mc² ऐसे लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं कि न्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, c/λ =mc²। तो यहाँ से देखो c को c से कैंसिल कर दें तो अपने पास वैल्यू क्या बच गई, इधर क्या है mc, जिसको अपन मोमेंटम लिख सकते हैं। तो p बराबर अपने पास फॉर्मूला आ गया h/λ। तो यहाँ पे p क्या है मोमेंटम और h क्या है प्लांक कांस्टेंट, लैम्डा क्या है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ किसको शो कर रहा है, वेव नेचर को, और मोमेंटम किसको शो कर रहा है भाई, पार्टिकल नेचर को। तो पार्टिकल और वेव के बीच में एक रिलेशन आ जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। अब देखो इसके ऊपर क्या है, आपसे एक न्यूमेरिकल पक्का पूछा जाएगा, वो कैसे आएगा कि उसका वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा = अपन क्या लिख सकते हैं, h/p। ये इक्वेशन आ गई अपने पास। अब देखो काइनेटिक एनर्जी अपन ने क्या पढ़ा था भाई, 12mv² होता है। m को अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास क्या बन जाएगा, p²/2m। राइट। तो यहाँ से अपन क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको अपन क्या है E से डिनोट कर रहे हैं सपोज करो। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो E= क्या लिखोगे, p²/2m। यहाँ से p² कितना जाएगा, 2me, या p कितना जाएगा भाई, √2me।
तो ये जो वैल्यू है ये अपन मोमेंटम की वैल्यू इसमें पुटअप करने जा रहे हैं। तो इसमें रखेंगे तो लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, h/√2m/e लिख सकते हैं, h/√2m/e ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे। तो देखो E जो अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था, E क्या था अभी मैंने बताया, काइनेटिक एनर्जी था 12mv², और वो किसके बराबर था भाई, EV0 के बराबर था। EV0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुटअप करें तो लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, h/√2mEV0 ये आपकी क्या है, फाइनल वैल्यू आ जाती है लेमडा के लिए। अब आपने क्या है, कोई भी पार्टिकल ले रखा है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आपको पुटअप करनी है। जैसे यहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है वो फिक्स है, m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल जो भी ले रखा है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो फिक्स है 1.6 10⁻⁻⁹, और V0 जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो उसकी वैल्यू आपको दी जाएगी और वेवलेंथ की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि अपन यहाँ पे बात करें फर्स्ट पार्टिकल अपन क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन बात कर रहे हैं तो देखो h की वैल्यू फिक्स होती है 6.62 × 10⁻34। यहाँ पे m जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी अपन बात करें तो आप क्या लिखोगे 9.1 10⁻31 kg। इसके बाद में अपन E की बात करें तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये वैल्यू क्या है इसके अंदर आप पुटअप करोगे। पुटअप करने के बाद में आपकी जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, 12.27/√v, और ये वैल्यू आएगी पूरी एंगस्ट्रम में। किसमें भाई, एंगस्ट्रम में। ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुटअप करोगे तो आपको याद रखना है ये आएगी 12.27/√v। ये आपको ध्यान में रखना है, किसके लिए भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के बाद में अपन दूसरी बात करें किसके भाई, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के अंदर आपको क्या देखना है, देखो सेम वही चीज़ रह जाएगी, बस आपको क्या है, मास चेंज हो जाएगा। प्रोटॉन का मास आपने पढ़ रखा है, प्रोटॉन का मास कितना होता है वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे देखो मास ऑफ प्रोटॉन mp लिखेंगे तो वो वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻27 kg। ठीक है, तो ये अपन वहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो लेमडा जो p की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.286/√v। ये भी वैल्यू किस में आएगी, एंगस्ट्रम में आएगी। तो आपको ये वैल्यू क्या है डायरेक्ट याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ से, ये आपका प्रोटॉन के लिए तो आपको न्यूमेरिकल कर रहे हो तो उस टाइम पे ये आपको सीधी आनी चाहिए 0.286/√v। ये आपको क्या है सीधी याद रखनी है। एंगस्ट्रम के अंदर वैल्यू आएगी किसकी भी, प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन के बाद में अपन नेक्स्ट पार्टिकल की बात करें, जैसे अपन क्या बात करें, अल्फा पार्टिकल की बात करें। नेक्स्ट आपका क्या आता है अभी, अल्फा पार्टिकल। ये प्रोटॉन हो गया आपका। तीसरी बात करें अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या देखेंगे, मास क्या होता है उसका, अल्फा पार्टिकल का 4 गुना, यानी m अल्फा की वैल्यू होती है वो 4 गुना होती है किससे भाई, प्रोटॉन के मास से mp। और जो चार्ज होता है q की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, डबल होती है, तो 2e। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि मास उसका क्या है 4 गुना बढ़ गया, इससे 1.6 × 10⁻27 है, इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका मास आएगा, और चार्ज की जगह भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, डबल। तो उस टाइम पे आपके जो अल्फा पार्टिकल की जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या याद रखनी है, 0. यानी लेमडा की वैल्यू आएगी 0.101/√v। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है 0.101 एंगस्ट्रम के अंदर ये आपकी वैल्यू आएगी, और जिसको आपको क्या है v की वैल्यू आपको गिवन होगी उसके अंदर सीधा पुटअप करो और आपका क्या है रिजल्ट ले लो। इसी तरह से अपन बात करें नेक्स्ट पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल के अलावा अपन बात करें जैसे ड्यूट्रॉन की बात करें। ड्यूट्रॉन की बात करें, ड्यूट्रॉन का देखो मास क्या होता है, डबल होता है, d से लिखेंगे 2mp, और चार्ज क्या होता है आपका e के बराबर ही होगा। तो ड्यूट्रॉन इसका जस्ट डबल हो जाएगा, लेमडा d की जो वैल्यू आएगी वो 0.202/√v। ये आपकी क्या आ जाएगी, ड्यूट्रॉन के लिए वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है ध्यान में रखनी है, और इसको क्या करना है
अच्छे से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को पक्का मिलेगा कि इन चारों में से एक आपसे आराम से क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा CBSE के एग्ज़ाम में, और कंपटीशन के अंदर भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट पार्टिकल बड़ा अपने न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन देखो कंप्लीट रूप से क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है। उसके ऊपर क्या है कि अपना जो फॉर्मूला अपन यहाँ पे ले रहे थे EV0, तो वो यहाँ पे लागू नहीं होगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल आपके पास होना जरूरी है। तो इसके लिए अपन क्या है, थर्मली अपन जो वैल्यू है एनर्जी की वो अपन यहाँ पे काम में लेंगे, और वो एनर्जी की जो वैल्यू होती है लैम्डा = H/2mNE लिख दिया। तो E की जो वैल्यू लोगे वो क्या लोगे आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो अपन पढ़ते हैं जो वो होती है E = kT। तो K यहाँ पे क्या है, वोल्टेजवान कांस्टेंट है जिसको उसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻23 यहाँ पे जूल पर केल्विन, ये यूनिट होती है इसकी। और T यहाँ पे टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मान सकते हो। अपन यहाँ पे ये जो वैल्यू अपन यहाँ पे पुटअप करेंगे तो देखो लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, H की वैल्यू अपन यहाँ पे रख दें 6.6 × 10⁻34, और ये जो वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे देखो 2 × mn, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.7 10⁻27, और ये 1.38 × 10⁻23। ये सारी वैल्यू अपन यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद में आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 30.83 /√T। ये T और बचा हुआ है kT लिखा था अपने E की जो वैल्यू है। तो ये आपको क्या है न्यूट्रॉन के लिए सीधी आपको याद रखनी है, कितनी होती है 30.83 /√T। ये आपको वैल्यू क्या है सीधी याद रखनी है। फिर अपन बात करें किसी भी गैस पार्टिकल के लिए, तो उस टाइम पे आपको क्या ध्यान में रखना है, एनी गैस पार्टिकल जो आपसे बोल दे गैस पार्टिकल, तो उसके लिए भी लेमडा की वैल्यू यही लेनी है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे H/√2mE। तो E की जो वैल्यू आएगी वो आपको याद रखनी है 3/2 kT, वही वैल्यू होगी लेकिन यहाँ पे 3/2 kT, क्योंकि हाफ kT जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो अपन क्या है गैस पार्टिकल क्या है तीनों डायरेक्शन में जा सकता है, तो अपन यहाँ पे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ले लेते हैं। तो हाफ kT जो अपन लेते हैं वो एक डायरेक्शन के लिए लेते हैं। जो 11th क्लास का टॉपिक है वो यहाँ पे अपन यहाँ पे क्या है काम में ले रहे हैं। तो ये जो वैल्यू अपन यहाँ पे लिखेंगे तो देखो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 6.6 × 10⁻34 अपॉन यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 2 × जो भी गैस पार्टिकल है वो m यहाँ पे इंडिकेट कर लेंगे, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा m, और यहाँ से kT ये जो वैल्यू लिखेंगे ये कितने लिखेंगे 3/2 kT। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आपकी फाइनली आ रही है वो क्या आ रही है भाई H/, जो वैल्यू आपको गिवन होगी वो आप उसके आधार पे निकाल सकते हो, इसकी फिक्स नहीं कह सकते अपन। तो ये 3m kT ये आपका क्या है किसी भी गैस पार्टिकल के लिए लेमडा की वैल्यू अपन यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या है छोटी सी इक्वेशन थी, इसको क्या है ध्यान में रखते हुए आप लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उसने क्या हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो मोशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनका मोमेंटम और उनकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो क्या है एग्जैक्ट रूप से आप दोनों को एक साथ क्या है फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में है तो उसको अपन क्या है ΔX से लिख दें जैसे, और मोमेंटम में है उसको अपन क्या है ΔP से लिख दें। तो ΔX और ΔP दोनों में अनसर्टेनिटी है, किसमें पोजीशन और मोमेंटम में। तो पार्टिकल के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है लगभग किसके इक्वल होती है h कट के इक्वल ले लेते हैं, h कट के। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि यानी पोजीशन और मोमेंटम दोनों के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो आपको ध्यान में रखनी है कि h कट के बराबर क्या होती है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो h कट के बराबर होता है। तो h कट की जो वैल्यू होती है वो भी आपको याद रखनी है H/2π के बराबर होती है। लेकिन ये छोटे पार्टिकल के लिए ही लागू होता है, बड़ी जो ऑब्जेक्ट होती है, बड़ा कोई भी पार्टिकल है उसके ऊपर ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो h कट के लगभग बराबर होता है। कई रेयर केस में अपन यहाँ पे ऐसे भी देखा है कि ΔX ΔP
है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो एच कैट अपॉन 2 के बराबर भी होती है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एच कैट अपॉन 2, तो अपन इसको जो वैल्यू लिखेंगे तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी जो वैल्यू आएगी वो लगभग बराबर होती है किसके भाई, एच अपॉन 4 पाई के। ठीक है, तो आप यहाँ से आपको क्या है x में पोजीशन में ये वैल्यू दे देगा, अनसर्टेनिटी मोमेंटम में निकालो तो आप इसका यूज करके क्या है न्यूमेरिकल इजीली निकाल सकते हो। तो ये एक छोटा सा प्रिंसिपल था आपका हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, जिसको आपको क्या है अच्छे से तैयार करना है। करने के बावजूद ये अपना क्या है लास्ट टॉपिक भी है, यहाँ से क्वेश्चन का न्यूमेरिकल पूछ भी लिया जाता है रेयर केस में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो क्या था न्यूमेरिकल के लिए, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ में अभी बताया गया था, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से अपन ये पूरे चैप्टर का वीडियो क्या है कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और बने रहिए हमारे साथ।